हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डेट आप लिखेंगे बच्चों इस वर्कशीट की 4 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम अपना पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक। उपविषय बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, कि किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका पूर्व में आगमन, वो पूर्व में आ गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब सबसे शक्तिशाली बादशाह थे। तो मुग़ल बादशाह जो थे उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। ठीक है, तो जैसे उनकी मृत्यु हुई, जो भी उनके मुग़ल सूबेदार थे उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब जब 18वीं सदी खत्म होने वाली थी, तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो इट मीन्स क्या है, जैसे 18वीं सदी खत्म होने वाली थी तो क्या था, अंग्रेज भारत में आ गए थे, वो एक नई ताकत बनने लग गए थे। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। यह कैसे संभव हुआ, आइए देखें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो अंग्रेज़ थे वो क्या करने आए थे बच्चों, भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या बन गए, भारत के नीति निर्धारक, मतलब वो सारी चीज़ों का फैसला अंग्रेज ही लेने लग गए थे। देखते हैं वो कैसे हुआ था। फर्स्ट पॉइंट है इसका, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाज़तनामा हासिल किया। ठीक है, तो 1600 में क्या हुआ था कि वो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से क्या लिया, इजाज़तनामा लिया कि वो भारत में आकर व्यापार कर सके। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्हें क्या मिल गया था, सिर्फ एकाधिकार की सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर व्यापार कर सकती, कोई कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि वो सस्ती चीज़ें लेते थे और महंगे दाम पर उसको अपने यूरोप में बेच देते थे। ये क्या था, एकाधिकार का उनको फ़ायदा मिल गया था। नेक्स्ट है लेकिन, सेकंड पॉइंट है लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के व्यापारों में आने से नहीं रोक सके। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। तो क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना व्यापार करना स्टार्ट किया, तो जो दूसरी यूरोपीय कंपनी थी, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इन्होंने भी क्या सोचा, वो भी भारत में आकर व्यापार करेंगी। तो जैसे ही जब तक इंग्लैंड का जहाज मतलब अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से आकर आता, इससे पहले क्या था, हिंद महासागर को पार करके पुर्तगाली भारत में पहले आ गए थे। ठीक है, आगे है थर्ड पॉइंट, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत की इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे जो यूरोपीय कंपनी थी वो व्यापार करती थी अपने देश में जाकर, और उनको क्या था, कॉम्पिटिशन बढ़ता चला गया। ठीक है, अब क्या थे, सभी चीज़ें क्या थे, सस्ती मिलने लगी और उनका क्या जा तो मुनाफा था, मतलब जो वस्तुएं थी बाज़ार में, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि क्या प्रतिस्पर्धा होती है तो क्या वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, और दाम बढ़ जाएंगे तो जो उनका प्रॉफिट होगा वो कम हो जाता है। जैसे कि मान लो पहले कोई चीज़ 5 की मिलती थी, वो 10 की मिल रही, और वो पहले 5 की चीज़ 15 में बेच रहे थे, और 10 की चीज़ वही 15 में बेचे, तो इसका प्रॉफिट पहले अब कितना हो रहा है, 5, पहले कितना हो रहा था बच्चों, 10, तो इसलिए इनका जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। नेक्स्ट है, बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। धीरे धीरे लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों के किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो उन्होंने किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी ताकि उनके यहाँ पे कोई भी आक्रमण ना कर पाए। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य को मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे। क्योंकि वो पहले ही दुखी थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सामान था वो यूरोपीय कंपनी को बेच रहे थे, इसलिए वो पहले ही दुखी थे, और अब उन्होंने किलेबंदी की तो वो और परेशान हो गए थे। आगे इसमें उदाहरण के रूप में, उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई,
जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मतलब हुगली नदी के किनारे उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई जहाँ पर क्या जो भी चीज़ उन्हें यूरोपीय कंपनी में भेजनी थी वो वहाँ पर जमा करते थे। नेक्स्ट है, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के नए सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो उन्हें ये लगने लगा कि फैक्ट्री के आसपास हम अपना मतलब जहाँ रहने की जगह बना लें तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आगे इसमें 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिससे एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब उसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रिश्वत देके 3 गांव की जमींदारी भी ले ली, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। नेक्स्ट है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया कि जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। मतलब वो क्या कहते हैं, भारत के राजाओं को बार बार फंसाए जा रहे थे। अब उन्होंने क्या परमिशन ले ली कि वो बिना कोई शुल्क नहीं देंगे और अब भारत में व्यापार करेंगे। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, क्योंकि जो उनको पैसे मिलते थे शुल्क के वो नहीं मिले थे, तो इससे क्या था, मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा हुआ। तो आंसर देखते हैं इसका हम। तो आंसर लिखिए बच्चों अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके अनुसार क्या किया, पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से हो नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चलेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो आंसर है इसका बच्चों, यहाँ से लिखेंगे यूरोप के बाज़ारों में। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो यहाँ से लेकर यूरोप के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का हम। थर्ड क्वेश्चन, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आपको बताना कि यदि आपके जो जीवन है उसमें भी कोई ऐसा एकाधिकार किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो आपको उससे क्या नुकसान होगा, लिखते हैं इसका आंसर हम। तो लिखिएगा आप इसमें, अगर मेरी क्लास में हमेशा एक ही बच्चे को रोज़ किताब पढ़ने दिया जाए, मतलब हमेशा वही रीडिंग करेगा और आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसको दिया जाए तो इससे बाकी बच्चों में हीन भावना आ जाएगी और बाकी बच्चों की पढ़ने की कला भी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको भी आप पढ़ने ठीक कर लिए, दूसरा रहेगा। ठीक है, अगर आप एक ही बच्चे क्लास में पढ़ते रहेगा तो उससे क्या होगा, आप आगे नहीं आ पाएंगे, आपको बोलना नहीं आ पाएगा, आपको हमेशा घबराहट रहेगी, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो इसलिए एकाधिकार कहीं भी हमेशा कभी भी हमेशा ही गलत होता है। ठीक है, हमेशा मतलब सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार लिखा गया है। तो ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। वीडियो अगर आपको समझ में अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपनी क्लास ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।